बात कर रहे थे सबसे बड़े विपक्षी दल की, तो आज ही अभी कांग्रेस ने अपने चुनावी तैयारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी ऑफिशियली कह दिया है कि हमने जो आज महाराष्ट्र की मीटिंग की थी, जो 4 घंटे चली है, वो 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में थी। बड़ा स्पष्ट मतलब है इसका। 48 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरह से अभी शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, ये सबके मन में उसको लेके बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज कांग्रेस ने अपनी मीटिंग इसीलिए आयोजित की थी और इसके बाद वो हर राज्य की मीटिंग इसी तरह आयोजित करने जा रही है और उसने कह दिया कि हम महाराष्ट्र में चुनाव के लिए तैयार हैं। वहाँ हर लोकसभा क्षेत्र में यात्राएं निकलेंगी, हमारे नेता जाएंगे दिल्ली से भी, वहाँ के राज्य के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसका मतलब कि आज की तारीख से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी बात, जो आपने झटके पे झटके का जिक्र किया, तो ये सारे के सारे जो हैं बाई इफेक्ट हैं। जो असली भूकंप का क्षेत्र है, जो उसका केंद्र है जिसे हम कहते हैं, वो तो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु, वो है। जो विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग जो होने जा रही है, उसने ये सारा हड़कंप मचा रखा है। विपक्षी एकता एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेके बीजेपी बहुत सारे मजाक कर रही थी, गोदी मीडिया कर रहे थे कि इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्या करेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका असर ये हुआ कि खुद बीजेपी को एनडीए की मीटिंग उसी तारीख में 18 तारीख में दिल्ली में बुलाना पड़ी। वो एनडीए जिसकी 4 साल से कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, एनडीए जिसको ख़त्म हो गया था, वो चिराग पासवान जो रोते हुए अपने पिता के बंगले से बाहर निकले थे, उनका फ़ोटो लिए हुए आज उनको मंत्री बना रहे हैं। चिराग पासवान जी को अगर उन्हें रोते हुए घर से नहीं निकलना पड़ता और वो बंगला उनके पास बच जाता। लेकिन अब वो भी चिराग पासवान हैं जो दोबारा तैयार हो गए मंत्री बनने के लिए। उन्हें याद नहीं है इस बात को कि किस बुरी तरह कितनी रिक्वेस्टें करी थी उन्होंने और किस तरह उन्हें खाली करवाया गया था। और वहाँ उस वक्त राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था चिराग पासवान ने, और लालू जी भी मिलने गए थे जनपद के उस बंगले में जहाँ बरसों से रामविलास पासवान रहे थे। ये लोग मिलने गए थे, लेकिन सरकार ने कोई रहम नहीं किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि आडवाणी जी के पास बंगला है। आडवाणी जी कुछ भी नहीं है, 2019 से कुछ भी नहीं है। वो गुलाम नबी आज़ाद के पास सरकारी बंगला है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन रामविलास पासवान को उन्होंने बंगला कंटिन्यू रखना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उनका बुरे वक्त में साथ दिया और जिनका लड़का जो है वो एमपी था और जिसे वो मंत्री बना सकते थे। लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ी तो चिराग को मंत्री बना रहे हैं और चिराग साहब तैयार हैं मंत्री बनने के लिए। हालत ये है कि अभी और भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जी, लेकिन एक बड़े नेता के लड़के ने, उनको पास ऑफर था और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 6 महीने के लिए मंत्री कौन बनेगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, 6 महीने के लिए। इसका मतलब क्या वो बीजेपी को लग रहा है कोई कहीं स्मेल आ रही है कि सरकार कुछ गड़बड़ है। ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा है, जिसे आप झटके पे झटका कह रहे हैं, ये सब विपक्षी एकता का कमाल है। आज अभी लालू यादव ने भी कहा कि अगर हम एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, मोदी जी को हरा सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, ये बात शरद पवार भी समझ रहे हैं जी। इसी बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। आज जो बिहार का जिक्र हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, बिहार में वाकई उन्होंने बड़ी गंभीर कोशिशें करी और अभी भी कोशिश जारी है बिहार में। लेकिन वहाँ ये सब समझ रहे हैं कि क्या हमें कोई ऑफर भी मिलता है तो कितने दिन के लिए। अगर सरकार वापस नहीं आई 2024 में तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये जो है एक बड़ा संक्रमण काल चल रहा है और इसका जो एक कारण है जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बेंगलुरु, तो ये एक सवाल भी लोग कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब पहली मीटिंग तो ठीक है, नीतीश जी ने बुलाई थी और अपने गृह राज्य में बुलाना थी, पटना में उन्होंने बुला ली, तो दूसरी मीटिंग जो है कांग्रेस ने किसी और राज्य में जहां उनकी सरकारें और भी हैं या चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे राजस्थान में भी है,
मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ न बुला के कर्नाटक में क्यों बुलाई जी? तो इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह ये है कि कर्नाटक ही भारत में एकमात्र वो प्रदेश है, वो जगह है जहाँ से 2 बार कांग्रेस ने, यानी दोनों तरफ चुनौतियां हैं। कैसे देख रहे हैं बेंगलुरु को? देखिए, आज जो स्थिति कांग्रेस की है, वैसी स्थिति कांग्रेस की 1978 में भी थी। इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी लोकसभा का, लेकिन वापस आने के लिए इसी तरह की जद्दोजहद कर रही थी जैसे राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास भी आज कोई संसद सदस्यता नहीं है, इंदिरा गांधी के पास भी नहीं थी। 1978 में इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, उपचुनाव लड़ूंगी। कहाँ से लड़ूंगी? कर्नाटक से, चिकमंगलूर से। और कर्नाटक चिकमंगलूर से उन्होंने वापसी की। इसी तरह आप याद करिए कि सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव 1998 में उनको राजनीति में आना पड़ा था। स्थितियां ऐसी थी कि वो आई, और पहला चुनाव 1999 में उन्होंने कहाँ से लड़ा? बेल्लारी से, कर्नाटक से। साथ में अमेठी से भी लड़ा था उन्होंने, 2 जगह से लड़ा था। तो बेल्लारी उन्होंने चुना। तो कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक हमेशा ऐसी ज़मीन रही है जहाँ से उसने ग्रैंड वापसी की है। 1999 के बाद लड़के सोनिया गांधी ने संघर्ष किया, और 2004 में, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को सरकार वापस ला के दी। इसी तरह इंदिरा गांधी ने, जब बुरी तरह कांग्रेस हारी हुई थी, खुद इंदिरा गांधी हार चुकी थी, संजय गांधी हार चुके थे, 1980 में ज़बरदस्त वापसी की। तो आज बेंगलुरु, कर्नाटक कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए वहाँ पे आपने अभी बताया कि खुद सोनिया गांधी भी जा रही हैं। सोनिया गांधी का जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजनीति से धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं। लेकिन वो सोनिया गांधी हैं जो 2004 में कांग्रेस को वापस लाई थी, और उनके अंदर वो जिजीविषा, वो हिम्मत हमेशा रही है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो हमेशा लड़ती और संघर्ष करती नजर आ रही हैं। तो अगले चुनाव तक, 2024 तक जितना भी हो सकेगा सोनिया गांधी करेंगी। तो इस टाइम बेंगलुरु का मतलब यही है, कर्नाटक का मतलब यही है कि वहाँ से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ विपक्षी दल जो भी एकजुट हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी की ये मणिपुर यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी को निकाला जाना, राहुल का संघर्ष, इसने विपक्ष को ये बता दिया कि अगर हमारे लिए कोई लड़ सकता है या कोई जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है तो राहुल गांधी है। और इसीलिए विपक्ष जो है राहुल गांधी के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बेंगलुरु से 17 और 18 तारीख को एक बड़ा मैसेज जाएगा, और सब लोग देखेंगे कि 18 तारीख को फाइनल मीटिंग हो रही होगी बेंगलुरु में, और एनडीए की मीटिंग भी उन दिनों दिल्ली में हो रही होगी। तो देखेंगे सब लोग कि कौन कहाँ कितने बड़े नेता मौजूद होते हैं, एनडीए में कितने बड़े नेता आते हैं, और बेंगलुरु में कितने बड़े नेता आते हैं। जी बिल्कुल, एनडीए में कितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल आते हैं, और बेंगलुरु में कितने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दल आते हैं। दोनों के बीच जो है एक कंपटीशन भी उसी दौर में आप देखेंगे, क्योंकि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में और इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक, यानी कि बीजेपी के घटक दलों की बैठक होगी। और 2019 में जितने दल साथ में थे, क्या आज की तारीख में उतने दल बीजेपी के साथ हैं चुनाव में, ये भी देखना होगा। यूपीए